नमस्कार। श्रेष्ठ कला संगम के फेसबुक लाइव लेक्चर में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय कला और साहित्य पर कुछ बातचीत करेंगे। साथियों, संसार के सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। उसके पास बुद्धि और विवेक के रूप में दो ऐसी नैसर्गिक शक्तियां हैं जिनके कारण वह अन्य जीवों से ऊंचा उठ पाया है। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और प्रजनन क्षमता लगभग सभी जीवों में पाई जाती है और वे इनसे संतुष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मनुष्य केवल इससे संतुष्ट होकर नहीं रह जाता। संभवतः यही विचार कला के जन्म का मूल है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कला के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। इटली के महान विद्वान ने भी कला को अभिव्यक्ति का साधन मानते हुए कहा है कि कला का संबंध केवल स्वानुभूति से प्रेरित प्रक्रिया से है। जब कोई कलाकार स्वानुभूति को सहज स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त कर देता है तो वही कला का रूप धारण कर लेती है। अतः अभिव्यक्ति की पूर्णता ही कला है, अभिव्यक्ति ही उसका सौंदर्य है। वास्तव में कला सुंदरता की अभिव्यक्ति है और समृद्धि की परिचायक भी। कहा जाता है कि जिस राष्ट्र की कला जितनी समृद्ध और सुंदर होगी वह राष्ट्र उतना ही गौरवशाली और समृद्ध होगा। इसीलिए कला को किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मापदंड भी कहा जाता है। जब व्यक्ति भौतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता, तब वह मानसिक और आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होता है। इसी क्रम में जब उसकी अतिरिक्त ऊर्जा सौंदर्यानुभूति के रूप में प्रकट होती है तो वह कला कहलाती है। कला निरंतर ऊंचा उठने की प्रगतिशील विचार की परिचायक है। मैं देख रही हूँ कि राहुल रंजन, पूनम चावला, कांता भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरा इन सबको सादर नमस्कार। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि कला निरंतर ऊंचा उठने की प्रगतिशील विचार की परिचायक है। इसी के माध्यम से नवीन विचारों, आचार और मूल्यों का सृजन होता है। कला की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। भारत को विविधता का देश कहा जाता है। कला के संदर्भ में भी भारत में बहुत विविधता है जो इसे संसार के अन्य सभी देशों से विशिष्ट बनाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नृत्य, चित्रकला, हस्तकलाएं, भित्ति चित्र, गीत संगीत, अभिनय, साहित्य, भवन निर्माण आदि सभी कला की परिधि में ही शामिल किए जाते हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी, ओडिशा की पत्ता चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, गुजरात का डांडिया, असम का बिहू नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथकली, अजंता एलोरा के भित्ति चित्र, संगीत की विभिन्न विधाएं एवं राग रागिनी, अभिनय की शैलियाँ, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य, मेघदूत, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ताजमहल आदि के माध्यम से सौंदर्य की अद्भुत अभिव्यक्ति हुई है। कला के विकास का उद्देश्य कभी आत्मानुभूति होता है तो कभी आनंद और विनोद। कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है तो कभी उस संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। कला यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति तथा समाज को सही दिखाने का माध्यम भी बनती है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय ने जीवन में कला की महत्ता को दर्शाते हुए लिखा भी है कि कला का उदय जीवन से है। उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन उसे दिशा देना भी है। वह जीवन में जीवन डालती है, जीवन को जीना सिखाती है।
वह स्वयं साधन न बनकर एक वृहत्तर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है। वह जीवन को जीने योग्य बनाकर मनुष्य को ऊंचा उठाती है। वह जीवन में नए आदर्शों की स्थापना कर उसका प्रचार करती है और हमारे जीवन की समस्याओं पर नया प्रकाश डालती है। साथियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला केवल उल्लास, हर्ष और आनंद को प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज को परिवर्तन की ओर उन्मुख करती है और उसमें एक नवीन चेतना भी जागृत करती है। कभी साहित्य के माध्यम से, तो कभी सिनेमा के रूप में, कभी चित्रकला के माध्यम से, तो कभी किसी अन्य रूप से, परंतु आलोचना की प्रवृत्ति भी इसके समानांतर चलती रहती है। कला के क्षेत्र में किसी भी नए प्रयोग को सामान्यतः विरोध झेलना ही पड़ता है। कई बार तो कह भी दिया जाता है कि इससे समाज में अनैतिकता, अश्लीलता और बुरी प्रवृत्तियों को भी बल मिलता है। समय समय पर हम देखते हैं कि इसके दायित्व बेशक कला के रूप विभिन्न रूप बदलते रहे हैं। कला के ऊपर अनेक तरह के प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मैं कहना चाहती हूँ कि ये कला का दायित्व है कि वह निरर्थक और अवांछनीय परंपराओं और रीति रिवाजों पर प्रहार करे और उनका अंत भी करे। और राष्ट्र का दायित्व है कि वह कला से ताजगी एवं नया स्वरूप प्राप्त कर उन्नति की ओर अग्रसर हो। कला के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना भी कठिन है। इसीलिए कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। भारत में तो महान कलाकारों की पूरी परंपरा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, सितारा देवी, राजा रवि वर्मा, एम हुसैन। सिनेमा की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं, सिनेमा से राज कपूर, देवानंद, मनोज कुमार, जिन्हें भारत कुमार भी कहा गया, अमिताभ बच्चन, ऐसे अनेक फिल्मी हस्तियां हैं। आदि आदि साहित्यकारों की यदि हम बात करें तो साहित्यकारों में सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, भारतेंदु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र आदि की एक लंबी सूची हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। वस्तुतः कला के साथ साथ साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन तथा परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का साहित्य उस राष्ट्र का आईना होता है। किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस देश में किस प्रकार की वेशभूषा प्रचलित है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों के सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे हैं, आदि बातों का पता वहाँ के साहित्य से चल जाता है। इसीलिए माना जाता है कि यदि आपने किसी भी राष्ट्र को जानना हो, सीधे सीधे शब्दों में यदि मैं आपसे कहूँ तो यदि आपको भारत को जानना है, भारत की विविधता को समझना है, तो यहाँ की कला और साहित्य पर दृष्टि डालिए। यहाँ की कला और साहित्य की विविधता देखकर, उसकी एक लंबी समृद्ध परंपरा देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कला और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से कितना समृद्ध रहा है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में यदि हम बात करें, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, साहित्य सामाजिक मंगल का विद्यालय है। यह सत्य है कि व्यक्ति विशेष की प्रतिभा से ही साहित्य रचित होता है, किंतु और भी अधिक सत्य यह है कि प्रतिभा सामाजिक प्रगति की ही उपज है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में किसी न किसी समस्या के प्रति संवेदना जताई है। कोई भी साहित्यकार चाहे कितना भी अपने आप को समाज से अलग रखना चाहे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है।
कवि वाल्मीकि की पवित्र वाणी आज भी हमारे हृदय मरुस्थल में गूंज मंदाकिनी, एक अलग तरह की मंदाकिनी प्रवाहित कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का अमर काव्य आज अज्ञान के अंधकार में भी भटकते हुए असंख्य भारतीयों का आकाशदीप की भांति पथ प्रदर्शन कर रहा है। कालिदास का अमर काव्य भी आज के शासकों के समक्ष रघुवंशियों के लोकप्रिय शासन का आदर्श उपस्थित करता है। साथियों, आज भारतवर्ष युगों युगों से अचल हिमालय की भांति अडिग खड़ा है, जबकि अनेक प्रभंजन और झंझावात आए जितनी तेज गति से आए उतनी ही तेज गति से चले भी गए। लेकिन सत्य यह है कि आज हमारे पास यदि चिर समृद्ध साहित्य ना होता तो ना जाने हम कहाँ होते, और होते भी या नहीं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। साहित्यकार समाज में रहकर समाज की रीति नीति, धर्म, कर्म और व्यवहार वातावरण से ही अपनी रचना के लिए एक विशेष प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करता है और लोक भावना का प्रतिनिधित्व भी करता है। साहित्य समाज से भाव सामग्री और प्रेरणा ग्रहण करता है तो वह उसके बदले में समाज को दिशा बोध देकर अपने दायित्व का भी पूर्णतः निर्वाह करता है और एक विशेष दायित्व बोध को सदैव अनुभव भी करता रहता है। परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें निरंतर आत्मबल का संचार करना साहित्यकार का विशेष उद्देश्य होता है। साहित्य का सामंजस्य उदासीनता का राग नहीं सुनता, वह तो कायरों और प्राभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें भी समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। इसीलिए महावीर प्रसाद जी ने साहित्य की शक्ति को तो तलवार, तीर, बम के गोलों से भी बढ़कर स्वीकार किया है और बिहारी के एक दोहे से नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवा। राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया और उसके जीवन में एक विशेष प्रकार का बदलाव आ गया। भूषण की वीर भावों से ओतप्रोत ओजस्वी कविताओं से मराठों को नवशक्ति प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे अनगिनत कवियों ने अपनी ओजपूर्ण कविताओं से ना जाने कितने युवा प्राणों में देशभक्ति की भावना भर दी। तात्पर्य यह है कि समाज के विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का प्रभाव साहित्यकार और उसके साहित्य पर निश्चित रूप से पड़ता है। अतः साहित्य का समाज का दर्पण होना बड़ा स्वाभाविक है। साहित्य वस्तुतः अपने समाज का प्रतिबिंब है, वह समाज के विकास का मुख्य सहोदर है। इस प्रकार साथियों, यदि हम भारतीय कला और साहित्य इन दोनों पर बात करें तो हमारी एक समझ यही विकसित होती है कि कला और साहित्य दोनों समाज में अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कलाओं में साहित्य इसलिए श्रेष्ठ और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि वह अन्य कलाओं को लिपिबद्ध कर उन्हें संरक्षित भी करता है। कला और साहित्य सामाजिक विसंगतियों से एक साथ मिलकर लड़ते हैं। जैसे साहित्य में यदि कोई गीत रचा जाता है तो कलाकार उसे गाकर दूर दूर तक पहुंचाता है। जब कोई साहित्यकार कोई नाटक लिखता है तो कलाकार उसे मंचन योग्य बनाकर आम जनता के बीच में लेकर जाते हैं। कलाएं जीवन का उत्सव मनाती हैं तो साहित्य उस उत्सव को लिखित रूप में दर्ज करता है। साहित्य समाज को कल्पना के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो कलाएं उसे यथार्थ का रूप देती हैं। और भारत की यदि हम समृद्ध परंपरा पर दृष्टि डालें तो लगता है कला और साहित्य की मंजिल
एक ही है, केवल रास्ते अलग हैं। कला और साहित्य, मैं अक्सर मानती हूँ इस बात को कि कला और साहित्य दो सगे भाइयों की तरह हैं, और ये दोनों भाई मिलकर समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज को आगे लेकर जाते हैं। और जब जब किसी भी राष्ट्र पर संकट आता है तो ये दोनों ही एक नई तरह की दिशा का संचार भी करते हैं। हम दूर क्यों जाएं, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना ने हम सबको घेरा हुआ है, और हम सब अपने अपने जीवन, अपने अपने घरों में बंद होकर बैठे हुए हैं। ऐसे में अक्सर कहा जाता है कि जो व्यक्ति निराश हो रहा हो, उस व्यक्ति के सामने संगीत को प्रस्तुत किया जाए। संगीत ऐसा है कि जो संगीत के साथ जुड़ता है उसे मन में एक नए उसके संचार पैदा होता है। तो आपने देखा कि किसी न किसी तरह से व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए लॉकडाउन के इन दिनों में भी अक्सर लोगों ने अब एक नई कंसर्ट देना शुरू किया है कि अपनी बालकनी में खड़े होकर संगीत के कार्यक्रम दे रहे हैं। कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से समाज में एक नवीन चेतना भरने का काम कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जब जब किसी राष्ट्र पर कोई विपदा आती है, भारत ही क्यों हो, आप देखिए, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले इटली से एक उदाहरण आ रहा था कि किस तरह से इस निराशा के दौर में लोग अपने घरों की बालकनी में निकलकर कभी ताली बजा रहे हैं, कभी संगीत सुना रहे हैं। तो ये सब कलाओं के ही रूप हैं। क्या भारत की जो वास्तुकला, इसका जो पुरातत्व है, या इसकी जो चित्रकला है, इसका जो संगीत है, जो हमें विश्व गुरु भारत के रूप में जो हमें प्रतिष्ठित करता रहा है, अजंता अलोरा के सौंदर्य से कौन अपने आप को अलग कर सकता है। ताजमहल का सौंदर्य आज भी हम सब को आकर्षित करता है। और भारत के जितने भी हमारे पुराने, जितनी हमारा प्राचीन हमारी विरासत है, उस विरासत को देखकर हम अपने आप में कितने गौरवान्वित अनुभव करते हैं अपने आप को। और तो और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो एक समय पर जो वर्षों पहले रामायण और महाभारत शुरू हुआ था, हालांकि दूरदर्शन पर धारावाहिकों की एक तरह से बाढ़ आई हुई है, लेकिन उस बढ़ती हुई बाढ़ के बीच में भी हमें देखने को मिला कि रामायण, महाभारत, चाणक्य, ये सारे के सारे धारावाहिक दोबारा से शुरू किए गए। क्यों? क्योंकि जो ये इस तरह का साहित्य होता है वो शाश्वत साहित्य होता है। और जब जब समाज में, राष्ट्र में किसी भी तरह से, किसी भी रूप में निराशा का दौर आता है, उस समय ये साहित्य, ये कलाएं हमें जीवन की एक नई दिशा की ओर लेकर जाती हैं। मुझे गौरव का अनुभव होता है कि किस तरह से भारत साहित्य, कला, इन सभी दृष्टियों से बहुत समृद्ध रहा है। यही कारण है कि भारत की जो प्राचीन विरासत के रूप में कलाएं हैं, साहित्य है, आज भी वे हमारा सीना जो है गर्व से तानने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। और लगता है कि हमारे पास कितनी समृद्ध विरासत है, एक ऐसी विरासत जिस पर हम सबको गर्व करना चाहिए। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। जब हम कला की बात करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम भारतीय कलाओं की बात करते हैं, हम देखते हैं कि आज के दौर में भी गुरु शिष्य की परंपरा को, जो हमारे संगीत के, जो कला के हमारे घराने थे, इन घरानों ने आज के 21वीं सदी के भारत में भी गुरु शिष्य की परंपरा को हमारे बीच में जीवित रखा हुआ है। ये जो जीवित रखी हुई कलाएं हैं, ये हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन कभी कभी समाज में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कला के नाम पर कुछ उल जुलूल चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं, जो किसी भी राष्ट्र के लिए, ख़ास तौर पर भारत के लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और इसी तरह से जो साहित्य है, साहित्य के नाम पर कुछ भी लिख देना, साहित्य के नाम पर समाज के सामने कुछ भी प्रस्तुत कर देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के सामने किसी भी तरह के शब्दों को प्रस्तुत कर देना, वास्तव में ये समृद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता है। साहित्य वही है जो हमारे जीवन के साथ चले, जो हमें जीवन को जीने की प्रेरणा दे। भारत इतने लंबे इतिहास में कितनी तरह की कलाएं आईं, कितने तरह के साहित्य लिखे गए,
और वे कलाएं भी डूब गई, साहित्य भी डूब गए। आज भी कई कलाकारों को नहीं जानता, कोई नहीं जानता है, साहित्यकारों को नहीं जानता है, लेकिन आज भी बिरजू महाराज का नाम लेते ही किसके चेहरे पर चमक नहीं आ जाती। आज भी सूर और तुलसी को हम क्यों इतने सम्मान के साथ याद करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने जो हमें कला दी, इन लोगों ने जो हमें साहित्य दिया, उस परंपरा ने भारत को समृद्ध किया। और जब कोई भी कला या कोई भी साहित्य किसी राष्ट्र को एक समृद्ध करने की कला, एक साहित्य देते हैं, कला देते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज को, राष्ट्र को कुछ देने की दृष्टि से, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, उसकी चिर समृद्ध परंपरा को विकसित करने की दृष्टि में कोई भी कलाकार या कोई भी साहित्यकार अपनी कला या साहित्य के माध्यम से अपने दायित्व की पूर्ति करता है, तो उसकी कला और उसका साहित्य फिर किसी एक युग तक नहीं रहता, वह युगों युगों तक चलता रहता है। उसके संसार से विदा होने के बाद भी उसको याद किया जाता है। यही कारण है कि हम समय समय पर रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं, हम शरदचंद्र को याद करते हैं। आज की भागम भाग भरी दुनिया में आज भी हमें बिरजू महाराज का संगीत एक विशेष प्रकार की शांति देता है। आज भी हम क्यों पुराने संगीत की तरफ भागते हैं? बड़ा स्पष्ट है कि जो हमें सुकून देता है, जो हमें शांति से जीना सिखाता है, जो हमें जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु प्रेरित करता है, वास्तव में वही शाश्वत होता है। देने के नाम पर हम समाज में किसी भी तरह की कला में या किसी भी तरह के साहित्य की रचना करके लंबे समय तक अपनी कला या अपने साहित्य को जीवित नहीं रख सकते। भारत इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और भारत के दोनों ही दृष्टियों से, चाहे कला हो चाहे साहित्य हो, दोनों ही दृष्टियों से भारत की समृद्ध परंपरा है। भारत ने पूरे विश्व को आईना दिखाया है। और आज कभी कभी हमें कष्ट भी होता है, मानसिक कष्ट अधिक पहुंचता है जब हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया में किसी भी तरह की अपनी अभिव्यक्ति दे देते हैं। हम शब्दों का गाहे बगाहे हम प्रयोग करने लग जाते हैं, जबकि शब्द को ब्रह्मनाद कहा जाता है, संगीत को भी ब्रह्मनाद कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कला का प्रयोग और साहित्य की रचना हमें इस दृष्टि से करनी चाहिए कि हमारी कला और हमारा साहित्य हमारे मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख ना दे, किसी को भी कष्ट ना दे। और वास्तव में जो साहित्य किसी को कष्ट नहीं देता, वो साहित्य शाश्वत हो जाता है, युगों युगों तक अमर हो जाता है। और हमारा भारत इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर कला की दृष्टि से जब हम संगीत की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमने देखा कि हमारा संगीत, भारतीय संगीत, खास तौर पर जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, उस शास्त्रीय संगीत ने न केवल भारत में रहने वाले को समृद्ध किया, बल्कि विदेशों में भी भारतीय संगीत को पहुंचाया, भारतीय विरासत को पहुंचाया, भारतीय संस्कृति को पहुंचाया। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही साथियों आप लोगों से कहा था कि यदि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को पहचानना हो, किसी भी राष्ट्र की सभ्यता को जानना हो, किसी भी राष्ट्र की विरासत को देखना हो, तो उस राष्ट्र की कला और उसका साहित्य देख लीजिए। कला और साहित्य देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि वो राष्ट्र कैसा है, उसकी परंपराएं कैसी हैं। और परंपरा ही नहीं, केवल अतीत ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य के माध्यम से उस राष्ट्र का हम भविष्य भी देखते हैं। उस राष्ट्र की भविष्य के प्रति क्या सोच है वो भी व्यक्त होती है। इसलिए अधिकांश साहित्यकारों को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि इन्होंने जो रचना 50 वर्ष पहले की थी, जो रचना 100 वर्ष पहले की थी, क्या कारण है कि आज भी 21वीं सदी के भारत में उस रचना को पढ़ते हुए अक्सर लगता है कि ये तो हमारे ही समय की रचना है। ठीक उसी तरह से जैसे कभी कभी किसी अच्छी फिल्म को देखते हुए, संवेदनशील फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये तो हमारी अपनी ही कहानी है, ये तो हमारा अपना ही जीवन है। और जब ऐसा लगता है तो उसके साथ
हमारा एकाकार होता है। और जो कला, जो साहित्य किसी भी पाठक, दर्शक, श्रोता को अपने साथ एकाकार करने की क्षमता रखता है, वास्तव में वो साहित्यकार, वो कलाकार दूरदृष्टि वाला होता है। वो अपने युग की सीमाओं को पार कर जाता है। यही कारण है कि आज भी यदि हम प्रेमचंद की कोई रचना पढ़ते हैं, यदि हम आज भी फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल पढ़ते हैं, यदि हम आज भी मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं, यदि हम आज भी सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ते हैं, आज भी यदि हम कालिदास के साहित्य पर दृष्टि डालें, तो ऐसा लगता है कि ये तो पुराने साहित्यकार हैं ही नहीं, ये तो हमारे आसपास रचे बसे हुए साहित्यकार हैं। इसलिए आज भी घर घर की कहानी पहुंचाने वाला दूरदर्शन रामायण, महाभारत दिखाता है, और आज भी उसके दर्शक, उसके श्रोता उसको उतनी ही संख्या में मिलते हैं। यानी ये बात अपने आप में पूरी तरह से साबित हो जाती है कि जब भी कोई साहित्यकार, जब भी कोई कलाकार निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र का उत्थान करने हेतु, समाज को एक नई दिशा देने के माध्यम से, निराश समाज में आशा का संचार करने के लिए कला और साहित्य का सहारा लेता है, तो वो समाज, वो उस कलाकार को, उस साहित्यकार को शाश्वत बना देती है। इसीलिए मैंने जब आप लोगों को बीच में कहा था, और मैं इस बात को मानती भी हूँ कि कला और साहित्य, खास तौर पे यदि हम भारतीय कला और साहित्य को देखें, तो मुझे कहना पड़ता है कि कला और साहित्य दो सगे भाइयों की तरह हैं, जिनका उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य एक समान है, और उद्देश्य है समाज को दिशा देना, राष्ट्र में एक आशा का संचार करना। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, जैसे दो भाइयों का अक्सर होता है, लेकिन दोनों की परिणति एक ही है, एक समान परिणति है दोनों की, और वो है आनंद देना, व्यक्ति को आनंद देना। व्यक्ति की सांस, व्यक्ति अपनी सांस थाम कर बैठ जाए, वो होता है कलाकार की सफलता। व्यक्ति सांस थाम कर साहित्य पढ़ता रहे, जितने मर्जी भागम भागो, यदि उसने एक रचना उठा ली तो उसके पन्ने पलटने के लिए विवश हो जाए, वो रचना समाप्त किए बिना उठ ही ना पाए, वो होता है साहित्य का आनंद। और दोनों का ही उद्देश्य है व्यक्ति की आत्मा को उज्ज्वल करना, व्यक्ति की आत्मा को उन्नत करना, भावना के विकारों को दूर कर उसे निर्मल बनाना, और व्यक्ति की, राष्ट्र की सोई हुई भावनाओं को जगाकर उसे अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देने का काम भी समय समय पर भारतीय कला और साहित्य दोनों ही करते रहे हैं। और वर्तमान में जो जीता जागता उदाहरण, जिसकी चर्चा मैंने बीच में भी की थी, कोरोना की, और मुझे लगता है मैं आप सबसे फेसबुक के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि वर्तमान समय में जबकि हम सब अपने घरों में बैठे हैं, अक्सर मैं फेसबुक पर कुछ लोगों की पोस्ट पढ़ती हूँ कि हम बोर हो गए, हम निराश हो गए। मुझे लगता है कि हमें बोर और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तो इतनी कलाएं हैं, हमारे पास इतना साहित्य है। समृद्ध भारत की कलाओं और साहित्य की विरासत को यदि हम उठाकर देखें, उठाकर अपने पास संजोते हुए उनके साथ जुड़ें, हम यदि पुस्तकें पढ़ना शुरू करें, हम अच्छी फिल्में देखना शुरू करें, हम अच्छा संगीत सुनना शुरू करें, खास तौर पे हम तेज गति के संगीत को छोड़कर किसी समय शास्त्रीय संगीत के साथ बैठें, कुछ लम्हे यदि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, क्योंकि आजकल बहुत सारे हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, जिन साधनों का उपयोग करके ये जो कोरोना ने हमें एक अवसर दिया है, इन साधनों का उपयोग करते हुए विविध कलाओं और साहित्य के साथ जुड़ने का मुझे लगता है इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और भरपूर फ़ायदा उठाते हुए न केवल हमें अपने राष्ट्र की, भारत की समृद्ध परंपरा को समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने मन को भी एक नई दिशा देनी चाहिए। खास तौर पे जो भटके हुए मन है हमारे, जो हम शांति की खोज में हम दूर दूर भाग रहे हैं, मुझे लगता है भारत के किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी विद्यार्थी को
भारत के किसी भी नागरिक को दूर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो प्रसाद नहीं, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हमारे पास तो सुकून पाने के लिए विदेशी आते थे, यहाँ की अजंता अलोरा देखने के लिए आते थे। कितना सौंदर्य है उसमें, तो यहाँ की चित्रकला का आप आनंद लीजिए, साहित्य के माध्यम से यहाँ के संगीत का आनंद लीजिए। कभी भी अपने मन को निराशा अपने मन में आने ही मत दीजिए, क्योंकि जिस राष्ट्र की इतनी कला और साहित्य की इतनी समृद्ध परंपरा रही हो, उस राष्ट्र को निराशा कैसे घेर सकती है। हाँ, अब हमें शांति से थोड़ा रुकना चाहिए, हमें भागना नहीं है, हमें रुककर सोचना है कि क्या हम अपनी भावी पीढ़ी को हमारे राष्ट्र की जो इतनी समृद्ध परंपरा है कला और साहित्य की, थोड़ा सा हम उसको भी रूबरू करवाएं, हम अपने बच्चों को भारतीय कला और साहित्य से परिचित कराएं। मुझे लगता है कि हम इसी तरह के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से मैं समय समय पर आपसे बात करूंगी। आज जितने श्रोता मेरे साथ जुड़े, मैं अभी अंत में आशुतोष चौबे का नाम देख रही हूँ, ऋतु का नाम देख रही हूँ, इनके रूप में जितने भी श्रोता आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।